हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कल की क्लास में हमने बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था और आई होप सो आपको वो अच्छे से समझ आ भी गया होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज और इकोनॉमिक्स वर्क करती कैसे है। आज के क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है ऑफ थ्री और मोर चैप्टर, मिनिमम थ्री चैप्टर्स इसके अंदर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो आता है वो आता है यूटिलिटी से रिलेटेड। आपने वर्ड सुना होगा यूटिलिटी, जिसको हमें डायरेक्टली मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड जो चैप्टर आता है इसके अंदर वो होता है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थर्ड वन इसके अंदर जो चीज हम पढ़ते हैं वो होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक्चुअल में तीन चैप्टर का समेशन है। लेकिन अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की या हम बात करते हैं जब यूटिलिटी ऑफ डिमांड की, तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक डिमांड के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक हम डिमांड के बारे में नहीं जान सकते, हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या चीज, हम उसे खरीदते क्यों हैं, या उसका यूज हमारी लाइफ में है क्या चीज। तो कुछ बेसिक चीजें हमें थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पता होनी जरूरी है। अब डिमांड चैप्टर की शुरुआत करने से पहले डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड मीन्स एनी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इनटू द मार्केट एंड a customer wants to purchase that particular product with the money available to him। कोई भी प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन टू द मार्केट, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक कस्टमर उसको खरीदना चाहता है, और खरीदेगा कैसे? उसके पास मनी होनी चाहिए। अब यहां पर तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको तीन चीजें ध्यान रहे। पहला, कोई भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। सॉरी, पेन का कलर सेम आ गया। कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है, इसको की पॉइंट की तरह एक बॉक्स में लिखिएगा। सेकंड, अ कस्टमर वांट्स टू परचेज, ये आपका सेकंड है। मनी अवेलेबिलिटी, ये थर्ड पॉइंट। इन चीजों को समझिए पहले कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। कोई भी प्रोडक्ट है बेटा, कोई भी प्रोडक्ट है, जब भी कोई व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, कस्टमर, एक कंज्यूमर उसे खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है ये चेक करना कि जो सामान वो खरीदना चाहता है, क्या मार्केट में वो सामान अवेलेबल है या नहीं है, पहली चीज। सेकंड, क्या कस्टमर की जेब में मनी अवेलेबल है या नहीं। तीसरा, प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, मनी भी है,
लेकिन कस्टमर के पास ये जो पैसा है, कस्टमर इसे उस प्रोडक्ट पे ना खर्च करके किसी अदर प्रोडक्ट पे खर्च करना तो नहीं चाहता। अगर ऐसा हुआ तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे जो मार्केट में अवेलेबल था, डिमांड उसकी नहीं होगी। जिस प्रोडक्ट पे कस्टमर पैसे खर्च करना चाहता है, फिर डिमांड उस प्रोडक्ट की होगी। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? देखिए, बातों को समझना आपको हद से ज्यादा जरूरी है। जब तक चीजें आप नहीं समझेंगे वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है यहां पर कि जब भी एक पर्सन कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो इन चीजों की चेकिंग करे कि मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल हैं और मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल नहीं हैं। मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मान लो एक कस्टमर, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब बाइक से रॉयल एनफील्ड, एक कस्टमर मार्केट में एक बाइक खरीदना चाहता है रॉयल एनफील्ड, वो शोरूम में जाता है। शोरूम में जाकर वो सबसे पहले क्या इंक्वायरी करेगा कि क्या मार्केट में रॉयल एनफील्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल ही नहीं है तो वो परचेज कर ही नहीं सकता, तो वो घर आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में वो चीज अवेलेबल है तो जब वो इंक्वायरी करेगा कि उसकी अमाउंट कितनी है, तो उसे बताया गया कि अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो कस्टमर देखेगा कि जेब में पैसा है या जेब में पैसा नहीं है। अगर मान लो पैसा नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, वो खरीद ही नहीं सकता। लेकिन अगर पैसा अवेलेबल है उसके पास, तो क्या कस्टमर ने कोई और ऑप्शन चेक तो नहीं किया, लाइक ए सब्सटीट्यूट? भाई, रॉयल एनफील्ड के मार्केट में अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, से एक जावा नाम से बाइक आती है जो कि हू बहू रॉयल एनफील्ड के जैसी है। अब डिपेंड करता है कि क्या कस्टमर इस जावा बाइक को खरीदना तो नहीं चाहता। अब देखिए, पैसा अवेलेबल है, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, लेकिन क्या कस्टमर के पास ये जो पैसा है ये इस रॉयल एनफील्ड के लिए ही है, या फिर कस्टमर इसे किसी और प्रोडक्ट पे खर्च करना चाहता है? तो ये तीनों चीजें जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फेवर में होंगी, तभी वो डिमांड की नेसेसिटी बन पाएंगी, तभी वो डिमांड की जरूरत बन पाएगी। अगर तीनों में से एक भी चीज गायब हो गई तो वो डिमांड नहीं बन सकती। अब एक जनरल कस्टमर की बात करते हैं हम, तो किसी भी कस्टमर के लिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, ये ह्यूमन नेचर है। आप सभी का भी नेचर है, मेरा भी नेचर है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका ये नेचर ना हो। हम जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं तो हम हमेशा उसका प्राइस चेक करके फिर उसकी डिमांड देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट का रेट हाई होता है तो प्रोडक्ट की हम कम क्वांटिटी परचेज करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो होता है तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। इट मींस किसी भी डिमांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए उसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो एक अपोजिट रिलेशनशिप होता है कि जो एक कस्टमर खरीदता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से लिखिएगा। इसको लिखा कैसे जाता है, द मार्केट डिमांड द मार्केट डिमांड इज नेगेटिवली related to the price। लेकिन हर बार सिर्फ ये चीज क्या है, यहां पर मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मार्केट डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड
ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप कितनी मात्रा चाह रहे हो उसकी, रिलेटेड टू द प्राइस। और ये जो प्राइस है ये भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम खरीदना तो रॉयल एनफील्ड चाहते हो लेकिन बाइक से कंपेयर कर रहे हो स्प्लेंडर बाइक के प्राइस से, ऐसा नहीं। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही जिसको तुम खरीदना चाहते हो उसके रेट से ही कंपेयर करना है तुम्हें, तुम किसी और प्रोडक्ट के रेट से कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज को। मीन्स डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, यानी यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी की, क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट अगर तुम खरीदना चाहते हो तो इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट। ये एक्स है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये एक्स प्रोडक्ट की बात हो रही है यहां पर। डिमांड एक मल्टीवेरिएट रिलेशनशिप है। मल्टीवेरिएट समझते हो, मल्टीपल वेरिएबल के साथ इसका रिलेशनशिप बनता है। मतलब डिमांड सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, देयर आर लोट्स ऑफ फैक्टर्स जिनके ऊपर मार्केट डिमांड जो है वो किसी प्रोडक्ट की डिपेंड होती है। सर थोड़ा सा डिटेल में, जैसे पहला ऑन प्राइस, अगर तुम रॉयल इनफील्ड खरीदना चाहते हो तो प्राइस भी रॉयल इनफील्ड का ही चेक होगा। सेकंड चीज बताइए सर। सेकंड इज कंज्यूमर्स इनकम। अब जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी ज्यादा होगी। हाँ ये चीज और ध्यान रखिएगा, इनकम को इकोनॉमिक्स के अंदर वाई वेरिएबल से शो किया जाता है। थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। जब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट की बात आती है तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं जो इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, जो एक दूसरे की जगह ग्रैब करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, मीन्स विच इज इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। कोई एग्जांपल? तो यहां पर जो मैं एग्जांपल लूंगा वो एग्जांपल होगा टी एंड कॉफी, बहुत पुराना एग्जांपल है। और यहां पर जो एग्जांपल यूज होगा वो पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। तो ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना बेटा, तो हम एक प्रोडक्ट के भरोसे नहीं चलते, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम पड़ोसियों के प्रोडक्ट के रेट भी चेक कर लें ताकि जहां पर हमें सस्ता मिलता हो हम वो सामान खरीदें। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट कभी भी एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता। आपने कार खरीद ली लेकिन पेट्रोल महंगा है इसलिए पेट्रोल नहीं खरीदना चाहते या डीजल नहीं खरीदना चाहते। अगर कार इलेक्ट्रिक है तो आप उसको चार्ज नहीं करना चाहते, या सीएनजी पर है तो आप गैस फिलिंग नहीं करवाना चाहते, तो आई एम सॉरी बट आपकी कार मूव ऑन नहीं कर पाएगी। आपने एक पेन परचेज किया बट उसके अंदर अगर रिफिल ही नहीं है
तो आप उस पेन का भी कोई यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर टी एंड कॉफी, अगर चाय महंगी है तो आप कॉफी को कंज्यूम कर सकते हैं, या कॉफी अगर महंगी है तो आप चाय को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब भी हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या वो चीज हमें पसंद है या नहीं है। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक शूज का। मान लीजिए मार्केट में दो कंपनियां हैं शूज की, वन इज नाइकी, अदर वन इज वुडलैंड। अब देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति नाइकी कंपनी के शूज खरीदता है तो वो उसका हैबिचुअल हो जाता है और उस पर्सन को लगता है कि नाइकी से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो उसका टेस्ट जो है वो नाइकी की तरफ है। अब जब आपका टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फेवर में होता है तो वो गुड्स चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, मतलब जो एक रेशनल मेंटालिटी के साथ है, तो वो ये देखता है कि मुझे कहां पर पैसा सेव हो रहा है और मेरी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है। आप नाइकी यूज कर रहे थे, आपने कुछ टाइम वुडलैंड यूज करना शुरू किया और वुडलैंड आपके पैर को सेट बैठ गया, तो आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया। वुडलैंड यूज कर रहे थे, नाइकी को शुरू किया, बट वो फिर भी सेट नहीं बैठा, तो आप वुडलैंड ही खरीदेंगे। बात आती है प्रेफरेंस की, कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन। देखिए, मैं बात कर रहा हूं डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट की, जो किसी भी मार्केट के अंदर जब हम परचेज करने के लिए जाते हैं तो क्या उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड पॉपुलेशन के अंदर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई शॉप ओपन करते हैं तो आप ये देखते हैं क्या वो एरिया रेजिडेंशियल है या नहीं। अगर तो वो प्रोडक्ट एरिया रेजिडेंशियल है तो आपको उम्मीद आपकी शॉप अच्छी खासी चलेगी इन गुड सिचुएशन। लेकिन वही आपको लगता है वो एरिया रेजिडेंशियल नहीं है, तो आपको लगता है कि आपकी शॉप की हालत जो होगी वो थोड़ी सी खस्ता हो जाएगी। होता है ना ऐसा, तो वो डिपेंड करता है किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड भी, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो वहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी डिमांड ऑफ क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन मैं उससे पहले, मेरा जो मेन टारगेट है आपको आज जो करवाने का वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के लिए है, तो मैं डिमांड के साथ उसको लिंक करना चाह रहा हूं। देखिए, जब हम डिमांड की थ्योरी की बात करते हैं, कि जो हम चीजें पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पर ये टॉपिक ही खत्म कर दिया या आधा अधूरा है, ये इसलिए कि मैं उन चीजों को लिंक करना चाह रहा हूं आज, कि कैसे हम उन चीजों को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर दो प्रकार की थ्योरी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड, और एक हम पढ़ते हैं यहां पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिमांड। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड जो बात करती है सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के ऊपर बात करती है, ना तो इसको कैपिटल गुड्स से कोई मतलब है, ना इसको इन्वेस्टमेंट गुड्स से कोई मतलब है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ गुड्स है वो ओवरऑल प्रोडक्ट्स पे डील करती है। ये तुम्हें चीज ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है।
अब ये जो फाइनल गुड्स हैं, ये कैसे गुड्स हो सकते हैं? ये ड्यूरेबल नेचर के हों, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या नॉन ड्यूरेबल नेचर के हों, जो कि शॉर्ट टाइम यूज के गुड्स होते हैं। यहां पर बात आ गई फर्नीचर की। नॉन ड्यूरेबल जो थोड़े टाइम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मिल्क, कर्ड, है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। और ट्रेडिशनल थ्योरी की एक एजम्पशन है, चीजों को ये कुछ एज्यूम करके चलते हैं कि यहां पे जो प्रोडक्ट सेल होता है वो डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर को सेल होता है। मतलब यहां पे रिटेलर होलसेलर वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए बात की गई कि ये फाइनल गुड्स के बारे में ही बात करेगा। उसके अलावा आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट गुड्स के बारे में किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी इन्वेस्टमेंट गुड्स के बारे में या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बारे में कभी भी डील नहीं करती। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स को एक्चुअल में दो हिस्सों में बांटा गया है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इन्वेस्टमेंट गुड्स। लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये इन्वेस्टमेंट गुड्स के बारे में डील ही नहीं करता। देखिए, फाइनल गुड्स एक्चुअल में दो तरीके से होता है। एक गुड्स होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर के डेली रूटीन में यूज होता है, और एक होता है इन्वेस्टमेंट गुड्स, जो कि प्रोड्यूसर खरीदता है। यहां पे आपका डेली रूटीन का नॉर्मल गुड्स का यूज होता है कि जो सामान खरीद लिया और आपने फाइनली उसको कंज्यूम कर लिया। मींस यहां पर जो गुड्स है उसका एंड यूज देखा जाता है कि उसको फाइनली कंज्यूम करना है। लेकिन यहां पर प्रोड्यूसर इस इन्वेस्टमेंट गुड्स का यूज करके रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाता है और इस प्रोसेसिंग के नाम के अलग से आपसे चार्ज करता है मार्जिन। तो ये फर्क होता है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो बाकी चीजें हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हम मॉडर्न थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर फाइनल गुड्स भी आ जाता है। फाइनल गुड्स के दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स भी आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट गुड्स भी आ जाएगा इसके अंदर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुड्स आ गया तो उसको हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में भी रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट गुड्स अलग से नाम स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वो चीजें यहां पर हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम ये कंज्यूमर गुड्स की। इस कंज्यूमर गुड्स के कॉन्सेप्ट को ही नाम दिया गया है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब समझ रहे हो? मतलब जब कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उस चीज को हम यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली एक कैरेक्टरिस्टिक जान लो कंज्यूमर को लेकर के। सबसे बड़ी बात जो इकोनॉमिक्स में तुम्हें दिमाग में सेट रखनी है, डेट अ पर्सन, अ कंज्यूमर इज अ रेशनल। रेशनल का मतलब होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, विचारवान। मतलब हर एक पर्सन, हर एक कंज्यूमर इस तरीके से सामान खरीदेगा कि उसका पैसा कम खर्च हो बट सेटिस्फैक्शन उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। जनरली मान लो अगर एक व्यक्ति के पास कुछ इनकम है तो वो क्या करेगा? वो उस इनकम को खर्च कर देगा और कोशिश करेगा टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर एक प्रोडक्ट से नहीं मिलेगी तो दूसरी से खरीद लेगा, दूसरे से नहीं मिलेगी तो तीसरी से खरीदेगा। ऐसे ही होगा ना।
लेकिन वहीं पे अगर मैं ये बोल दूं कि उस व्यक्ति की वो जो इनकम है वो फिक्स इन नेचर है, वो बढ़ नहीं रही है, तो क्या होगा? इसको अपनी गिवन इनकम से ही ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करनी होगी, उसके लिए वो ज्यादा सामान नहीं खरीद सकता। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद अवेलेबल मनी, maximum satisfaction with available money means if you have rupees 10,000 तो आपको इस 10,000 रुपए से ही कुछ ऐसा खरीदना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट खरीदो कि आपका प्रोडक्ट वेस्ट ना जाए, ऐसे रिसोर्सेज यू हैव टू परचेज। इसी को नाम देते हैं एक्सियम ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अब एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने, है ना, डेट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर। कोई भी सामान तुम जो खरीद रहे हो, अगर तुमने एक पेट बोतल खरीदी ऑफ वाटर, लाइक एज तुमने बिस्लरी का पानी खरीदा, तो वो बोतल भी डिपेंड करती है कि तुम्हारी कितनी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। अगर उसने तुम्हारी वांट सेटिस्फाई कर दी तभी तुम्हारे पैसे रिकवर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आप कहीं पर घूमने जाते हो, वहां से कोई चीज बोरो करते हो और फिर उसको यूज करते हो, तो आपको लगता है कि अच्छा मैंने इतना रेंट दे दिया, चलो ये चीज तो इतनी तो हमारे शहर में भी मिलती है, तो आपको वो चीजें एक सेटिस्फैक्ट्री लगती है, तो उस प्रोडक्ट की आपके लिए यूजेबिलिटीज हो जाती है। लेकिन कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, घर आकर देखा वो खराब था। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। आप दिल्ली गए घूमने के लिए, और दिल्ली कहां जाते हैं आप? सीपी में, कैनॉट प्लेस। ये मार्केट बहुत फेमस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और ये मार्केट बहुत फेमस है बेवकूफ बनाने के लिए। कैसे? आपने वहां पर जाकर एक पेन ड्राइव परचेज किया, और सबको पता है वहां पर बार्गेनिंग बहुत अच्छी होती है, और आपने वो जो पेन ड्राइव वहां पर परचेज किया, आपने बार्गेनिंग करके 300 रुपीज में वो 64 GB का पेन ड्राइव परचेज कर लिया, और आप बहुत खुश हुए कि मैंने 300 रुपए में सामने वाले से 600 रुपए का सामान जो है वो खरीद लिया। अब दो चीजें होंगी, घर पे आकर या तो ये चलेगी या फिर घर पर आकर ये नहीं चलेगी। होता है ऐसा जनरली। ये लोग क्या करते हैं, आपको दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हो रहा है। अगर तो ये प्रोडक्ट घर पे चल गया, इट मीन्स उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपको मिल गई। लेकिन अगर बाय चांस ये प्रोडक्ट आपका नहीं चला, घर आकर आपने लगाया और पता चला कि हमारा तो पोपट हो गया, तो उस केस में इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए नहीं हुई, आपका बेवकूफ बन गया। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या सामान खरीद रहे हैं और उसकी यूजेबिलिटी क्या है। इस यूटिलिटी की अपनी एक एजम्पशन होती है। क्या एजम्पशन है? हम ये मान के चलते हैं कि एक कंज्यूमर के पास फुल नॉलेज ऑफ मार्केट है। उसको पता है मार्केट में प्रोडक्ट क्या है, उसको पता है मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, उसको पता है कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज होने वाला है। उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या कस्टमर उस सामान को खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा। फुल नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास मानी जाती है, तभी वो कंपेयर कर सकता है। एक और एजम्पशन कि जब भी हम कोई सामान खरीदेंगे, हमें उसको यूज करना है
स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स। स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब होता है जिस चीज को तुम इजीली मेजर कर सकते हो। लाइक एज 1 कप ऑफ टी होता है, 1 स्पून ऑफ टी नहीं होता। तो कभी भी आपने स्पून ऑफ टी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है ही नहीं, हमेशा कप ऑफ टी होता है। तो हमेशा जब भी तुम चीजों को खरीदोगे तो हमेशा तुमने ये देखना कि क्या वाकई में उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दे रखा है या नहीं दे रखा। आई होप सो इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं बेटा, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। लाइक एज अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मैं तुम्हें लैपटॉप से अगर क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रहा हूं तो लैपटॉप की मेरे लिए यूजेबिलिटीज हैं, लेकिन अगर वही चीजें मैं नहीं बता पाऊं तो वो दिक्कत हो जाती है। अब ये यूटिलिटी एक्चुअल में दो तरीके की होती है। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड अदर वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। इस कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में हमें कुछ चीजें पढ़नी हैं जो हमें ध्यान होनी जरूरी है कि क्या चीजें होंगी कार्डिनल के बारे में, क्या चीजें होंगी ऑर्डिनल के बारे में। तो देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। लाइक एज 1, 2, 3, 4। और ये जो चीजें काउंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो, ये तुम्हें काउंट करनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलने वाली तुम्हारी यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को कैसे काउंट कर सकते हो भला, कि एप्पल से तुम्हें कितनी यूजेबिलिटीज मिल रही हैं, एप्पल से तुम्हें कितना बेनिफिट हो रहा है। आप उसको मेजर थोड़ी ना कर सकते हो, जस्ट फील कर सकते हो। बट फिर भी ये कहता है, कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि इस यूटिलिटी को आप मेजर करोगे और इसे मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई डेट इज कॉल्ड यूटिल, UTIL। यूटिल में आप इसको मेजर करेंगे। अब ये जो यूटिलिटी है मेजर करोगे तो या तो आप उसको वांट सेटिस्फाइंग पावर में मेजर करोगे, या फिर आप उसको मेजर कर सकते हो थ्रू मनी। तो मनी को यहां पर मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी माना गया है। जनरली होता क्या है कि तुम कोई प्रोडक्ट एक्स खरीद रहे हो और वाई, दो प्रोडक्ट खरीद रहे हो। या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, से एप्पल और ऑरेंज। मान लेते हैं तुमने एप्पल छोड़कर ऑरेंज खरीद लिया या ऑरेंज का सेक्रीफाइस करके एप्पल खरीद लिया। तो ये जो तुमने एक प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस किया और दूसरे प्रोडक्ट को तुमने प्राप्त किया, गेन किया, तो यहां पर तुम्हें माना यह जाएगा कि तुम्हें एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू ऑरेंज, इसलिए तुमने एप्पल को ज्यादा परचेज किया। कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गॉसेन, जेबॉन्स, वॉलरस और मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, इन चार पर्संस ने दिया और अलग अलग ईयर में दिया। लाइक एज अगर मैं गॉसेन की बात करूं तो 1854, अगर मैं जेबॉन्स की बात करूं तो 1871, वॉलरस की बात करूं तो 1874 और एल्फ्रेड मार्शल ने 1819। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर जो बातें की गई
यहां पर इन्होंने सभी ने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जो कार्डिनल यूटिलिटी का माना जाता है वो मार्शल के थ्रू माना जाता है इन 1890, क्योंकि इन तीनों ने कोशिश की लेकिन उस चीज को एक फाइनल टच नहीं मिला जो कि मार्शल ने 1890 में अपनी बुक में दिया। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो आया, उस दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम था ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको आप माप नहीं सकते, मींस जिसको आप कंपेयर करते हो, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी है। मींस एक होगी बेस्ट, दूसरी होगी बेटर, मतलब आपको यहां पे कंपैरिजन करना है चीजों का। कहना क्या चाहता हूं, रैंक सिस्टम। हम मानते हैं कि जिसका फर्स्ट रैंक आया वो सेकंड रैंक वाले से ज्यादा बेटर है। किसी व्यक्ति के पास ज्यादा नॉलेज है तो वो पहले वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा सही है। तो यहां पर जो यूटिलिटी सिर्फ कंपेयर हो सकती है, रैंक हो सकती है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। और इसके अंदर सीधी सी बात यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा। भाई आपको कैसे पता चला कि एप्पल आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है या ऑरेंज ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है? बॉडी के अंदर एनर्जी फील हुई होगी तभी आपने ऑरेंज का सेक्रीफाइस करके एप्पल को खरीदा होगा। कोई ये थोड़ी ना कह सकता है कि एप्पल खाने से 3 ग्राम खून बढ़ गया, ऑरेंज खाने से 2 ग्राम खून बढ़ा था। तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर ऑर्डिनल यूटिलिटी वो है जिनको हम रैंक बेस, कंपैरेटिवली बेस या फिर क्वालिटी बेस लेकर के चलते हैं, जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया वो हिक्स एंड एलन ने दिया इन 1934। सबसे पहले ट्राई इन दोनों ने किया। पहले जो इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था उस बुक का नाम था, लिख लीजिएगा पूरा, मेरे यहां पे वर्ड देखता हूं कंप्लीट आ जाए तो नहीं आएगा, चलिए मैं हाफ हाफ लिख देता हूं। इनडिफरेंस, ये पूरा वर्ड है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। जब यहां पर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो इन्होंने 1939 में फर्दर उस चीज के ऊपर दोबारा रिसर्च की और एक बुक बनी जिस बुक का नाम था वैल्यू एंड कैपिटल। और इस बुक के अंदर उन्होंने दोबारा से इसका जिक्र किया। तो सबसे पहले भी इन्होंने ही इस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था और बाद में भी। फर्क यह है कि पहले जो दिया था उस पर फाइनल टच नहीं आ पाया था, इन्होंने ज्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। आज हमने थोड़ा सा कार्डिनल के बारे में और ऑर्डिनल के बारे में जानना चाहा है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों ही यूटिलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हम डेरिवेशन को भी समझेंगे कि कोई इक्वेशन किस तरीके से बनती है, उनको हम काउंट कैसे कर सकते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी और ऑर्डिनल में क्या क्या चीजें कवर होंगी। तो आई होप सो आपको आज की क्लास पसंद आएगी। हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम और ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। टिल नाउ, थैंक यू।